चलिए हम डिस्कस कर रहे हैं सीपीसीटी के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उनके बारे में। तो अगली सीरीज़ में हम देखने वाले हैं कुछ और क्वेश्चंस। तो यहाँ सबसे पहले जो क्वेश्चन हमारे सामने देखने को मिल रहा है वो है यहाँ पे ब्लैंक को वेब भी कहते हैं। वेब का मतलब होता है इंटरनेट और इंटरनेट का मतलब होता है जहाँ पे सारी चीज़ें हमको देखने को मिलती है इंटरनेट के अंतर्गत, ठीक है। और इसमें अरबों डॉक्यूमेंट या जो दस्तावेज होते हैं वो मौजूद रहते हैं। तो देखिए एक है www जिसे वर्ल्ड वाइड वेब कहते हैं। ये विशाल यानी कि बहुत बड़े स्तर का डाटाबेस है इंटरनेट पर, जिसके अंतर्गत हम जो है कोई भी चीज़ों को जो है स्टोर करते हैं। यानी कि अगर आप देखोगे यहाँ पे जैसे www.google.com, ये देखिए मतलब पहले क्या लगा, पहले ये इसको लगाया जा रहा है, उसके बाद आपका डोमेन नेम लगता है और उसके बाद आपका उसका जो टाइप है टाइप डोमेन वो देखने को मिलता है, ठीक है। तो www क्या है, एक प्रकार का वेब भी है। वेब मतलब जहाँ पे सारी चीज़ें हमको देखने को मिलती है इंटरनेट के अंतर्गत। तो इसके बारे में देखिए हम थोड़ी सी चीज़ें यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ आप इसको देखोगे तो देखिए यहाँ बहुत सारी चीज़ें मिलकर जो है हम देख सकते हैं एक जो डोमेन नेम है वो बनाती है। और डोमेन नेम जो कंप्लीट रूप से लिखा जाता है उसे हम बोलेंगे यूआरएल। यूआरएल मतलब होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो यहाँ आप देखिए क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती है। एक तो मिलता है पहला प्रोटोकॉल, और प्रोटोकॉल का नाम है एचटीटीपी। एचटीटीपी मतलब होता है हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। एक प्रकार का नियम है कि इंटरनेट में आप अगर कोई चीज़ सर्च कर रहे हो, कोई चीज़ आपने टाइप की हो, तो वो किस रूल्स को फॉलो करेगी, उसके लिए यहाँ पे यूज़ होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यानी कि जो हाइपर टेक्स्ट है उसको ट्रांसफर कैसे किया जाए। दूसरे नंबर पे होता है सब डोमेन। यहाँ आप देख सकते हैं, देखिए सब डोमेन का मतलब होता है www लगेगा, यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब। ये इसलिए लगाया जाना जरूरी है क्योंकि इसी के अनुसार जो है सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलती है, इसमें ही सारी चीज़ें स्टोर होती है। विशाल यानी बहुत बड़े स्तर का डाटाबेस होता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, ठीक है। उसके बाद आपका जो कंपनी का नाम है, जैसे गूगल है, गूगल कंपनी का नाम डॉट लगा के तो ये डोमेन नेम हो गया। उसके बाद इसका टाइप क्या रहेगा, ये कमर्शियल रहेगा, एजुकेशनल रहेगा, या फिर जो भी अदर प्रकार की जो साइट रहेगी उसमें एक टाइप लगा होता है, और टाइप होता है .com .edu। तो ये इसको बोलते हैं टॉप लेवल का डोमेन, जो TLD है, यानी कि टॉप लेवल का डोमेन इसको बोला जाता है। तो कंप्लीट मिलकर यूआरएल बोलते हैं। और www का आप भूमिका समझ गए होंगे क्या है। एचटीटीपी भी आप समझ गए, एचटीटीपी का मतलब होता है हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसके अलावा एक वेब पोर्टल होता है। वेब पोर्टल मतलब होता है किसी वेबसाइट को अगर हम देखें तो वो वेबसाइट यानी कि वेब पेजेस का कलेक्शन मानी जाती है। और यदि हम बहुत सारी वेबसाइट को एक जगह रख देते हैं, जैसे आज की डेट में हम देखें तो हम मार्ट देखने को मिलता है, या फिर मॉल, जो बहुत सारे मॉल देखने को मिलते हैं जहाँ पे हमको बहुत सारी सेवाएं एक साथ देखने को मिलती है, तो हम उसे क्या बोलेंगे, मॉल या फिर मार्ट बोल सकते हैं। इसी प्रकार अगर इंटरनेट की बात करें तो वहाँ पे एक ही वेबसाइट में बहुत सारी वेबसाइट अगर कनेक्ट है, मतलब एक ही जगह हमको बहुत सारी वेबसाइट देखने को मिल जाती है, सुपरमार्केट बोल सकते हैं वेबसाइट का, तो उसे हम क्या बोलेंगे, वेब पोर्टल, ठीक है। और डोमेन आप समझ गए, डोमेन मतलब होता है किसी कंपनी का एक यूनिक पहचान जो कि इंटरनेट पे ढूंढने में उसकी सहायता करती है, ठीक है। तो ये आप समझ गए होंगे। www के बारे में थोड़ी सी चीज़ें जान लेते हैं। और यहाँ देखिए आपस में जो डॉक्यूमेंट है सभी यहाँ पर कैसे जुड़े होते हैं, हाइपरटेक्स्ट से। हाइपरटेक्स्ट मतलब जो HTML से हम डॉक्यूमेंट बनाते हैं वो कहलाती है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट में हाँ टेक्स्ट भी हो सकता है, इमेजेस भी हो सकती है, साउंड्स भी हो सकता है, इन सभी का कलेक्शन हमको देखने को मिलता है। www एक प्रकार की इंटरनेट सेवा है। और सबसे पहले अगर बात करें तो एक पर्सन थे जिनका नाम था टिम बर्नर ली। इन्होंने 1989 में जो एक प्रयोगशाला है, लेबोरेटरी है, सर्न SERN, इसमें इसको जो है सबसे पहले प्रयोग किया। और वर्ल्ड वाइड वेब में जो इन्फॉर्मेशन होती है उनको वेबसाइट के रूप में देखा जाता है। और ये वेबसाइट वेब सर्वर पर हाइपर टेक्स्ट जो HTML पेज है उसके रूप में यहाँ पर स्टोर होती है, वेब पेज जिन्हें हम बोलते हैं। और ये एक प्रकार की वेब प्रणाली है जिसके द्वारा प्रत्येक वेबसाइट को एक विशेष नाम यानी कि डोमेन नेम दिया जाता है, जो कि यूआरएल के नाम से जाना जाता है, जैसे कि हमने अभी इस प्रकार लिखे थे। और इसको हम पूरा नाम भी ये देख सकते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब। इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब का आपस में बहुत ही घनिष्ठ संबंध देखने को मिलता है, ठीक है, और एक दूसरे से यहाँ पे निर्भर। और ये किस प्रोटोकॉल के अनुसार चलते हैं, देखिए HTML तो होता है, HTML जो होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल के अनुसार यहाँ पे ब्राउजर के अंतर्गत आपको देखने को मिलते हैं। वेब सर्वर होता है जहाँ पे सूचना स्टोर होती है, वेब ब्राउजर जिसके अनुसार क्लाइंट वहाँ पे डाउनलोड कर पाता है कोई भी सूचना को, ठीक है। ये वेब पोर्टल आप देख सकते हैं। देखिए वेबसाइट का मतलब होता है एक सिंगल वेबसाइट, पर वेब पोर्टल ऐसा होता है जहाँ पे आप देखिए पेमेंट गेटवे भी आपको देखने को मिलेगा, शॉपिंग कार्ट डेवलपमेंट भी देखने को मिलेगा, डायनेमिक न्यूज़ भी देखने को मिलेगी, ठीक है। उसके अलावा आप देखिए डेटिंग पोर्टल, मैट्रिमोनियल पोर्टल, जॉब पोर्टल, ये सभी चीज़ें अगर एक जगह कनेक्ट है कि साइट के अंतर्गत, जैसे हम बात करें www.mponline.gov.in, अगर आप इस
साइट को क्लिक करोगे या ऑन ओपन करोगे तो ये एक प्रकार की एक वेबसाइट नहीं है। इसके अंतर्गत आपको बहुत सारी सुविधाएं देखने मिली। इसके अंदर सारी यूनिवर्सिटीज़ आपको कनेक्ट होती देखने मिलेगी। ठीक है, इसके अंदर आपको सारी जो वैकेंसी आती है बहुत सारी उसके अंतर्गत देखने मिलेगी। इलेक्ट्रिसिटी बिल इसके अंतर्गत देखने मिलेगा। बहुत सारी सेवाएं जो गवर्नमेंट की है वो इसके अंतर्गत देखने को मिलेगी। यानी कि बहुत सारी जो वेबसाइट है वो MP ऑनलाइन के अंतर्गत कनेक्ट है। तो MP ऑनलाइन क्या है? MP ऑनलाइन एक पोर्टल है जिसे हम मध्य प्रदेश सरकार का पोर्टल बोलते हैं। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे आप। आगे चलते हैं। देखिए पोर्टल के बारे में यहाँ पे लिखा है, आप चाहे तो इसको पढ़ भी सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक ब्लैंक है, इंटरनेट से जुड़ा कंप्यूटर जो एक विशेष वेब सर्वर सॉफ्टवेयर चलाता है और इंटरनेट पर अन्य कंप्यूटरों पर जो है वेब पेज को भेजता है। तो सिंपल सी बात है, एक कंप्यूटर की बात कर लेते हैं यहाँ पे, और एक कंप्यूटर ये है। ठीक है, अगर ये ऑफलाइन है तो हम क्या बोलेंगे, इसको नॉर्मली हम बोल सकते हैं यहाँ पे सर्वर, और जिसने मैसेज किया है या जो रिक्वेस्ट भेज रहा है उसको बोलेंगे क्लाइंट। जब क्लाइंट यहाँ पे रिक्वेस्ट भेजता है कोई चीज़ की तो सर्वर उसको देखता है, पढ़ता है और यहाँ पे देखता है कि अपने पास उस रिक्वेस्ट का आंसर है कि नहीं, और फिर वापस जिस क्लाइंट के द्वारा आंसर आया था उसको वापस भेज देता है। ठीक है, तो मतलब यहाँ से इसके द्वारा क्या की गई, रिक्वेस्ट, और यहाँ पे इसके द्वारा जो है सर्वर के द्वारा रिस्पॉन्स भेजा गया। ठीक है, तो जो रिक्वेस्ट कर रहा है उसको बोलेंगे क्लाइंट, और जो रिक्वेस्ट की पूर्ति कर रहा है, आंसर दे रहा है, उसको बोलेंगे सर्वर। तो सर्वर हो गया, नॉर्मली हम बात करेंगे इसकी किसमें, नेटवर्क में। ठीक है, और यदि यही बात करें हम इंटरनेट की, ठीक है, इंटरनेट में हम अगर कोई साइट को सर्च कर रहे हैं तो इंटरनेट की बात करें तो इस सर्वर को हम डायरेक्टली उठाकर क्या बोल देते हैं, वेब सर्वर। ठीक है, क्या बोलेंगे, वेब सर्वर। तो इंटरनेट से जुड़ा जो कंप्यूटर है जो कि विशेष तौर पर वेब सर्वर सॉफ्टवेयर चलाता है, इंटरनेट पर अन्य कंप्यूटर को वेब पेज भेजता है, यानी कि रिक्वेस्ट को पूरा करता है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा वेब सर्वर। ठीक है, ये देखिए आंसर क्या होगा, ये 4th नंबर का। इसके अलावा वेब पेजेस हम देख सकते हैं। वेब पेजेस का मतलब होता है HTML जो लैंग्वेज है उसके कलेक्शन से हम कुछ टैग का प्रयोग करते हैं और टैग के प्रयोग करके एक पेज बनाते हैं, उस पेज को ही वेब पेज बोला जाता है। नॉर्मली अगर बात करें तो जो डॉक्यूमेंट होते हैं हमारे MS वर्ड के उसको हम क्या बोलेंगे, पेज बोलेंगे। ठीक है, डॉक्यूमेंट के अंतर्गत। परंतु वही अगर इंटरनेट पर चले जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे, वेब पेज, यानी कि वेब सामने लग जाता है। इंटरनेट के अंतर्गत जो पेजेस है उनको वेब पेज बोलेंगे, जो कि HTML लैंग्वेज का प्रयोग करके टैग का कलेक्शन करके बनाए जाते हैं। .html उनका एक्सटेंशन होता है। ठीक है, और वेब पेज के कलेक्शन को क्या बोलेंगे हम, वेब पेज के कलेक्शन को हम बोलेंगे वेबसाइट। ठीक है, यहाँ पे वेबसाइट बोलेंगे। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं, देखिए सर्वर के बारे में भी दिया गया है, वेब सर्वर के बारे में। तो नॉर्मली जो वेब क्लाइंट है, देखिए जो इंटरनेट से जुड़ा वाला जो क्लाइंट है उसको वेब क्लाइंट बोलेंगे। अब HTTP के अंतर्गत जो प्रोटोकॉल है वो उसके अंतर्गत रिक्वेस्ट भेजी जाएगी। सर्वर अपने डेटाबेस के अंतर्गत चेक करेगा, देखिए लोकल फाइल्स है, लोकल पेजेस है, यहाँ डेटाबेस है, इनमें चेक करेगा। अगर रिक्वेस्ट उसकी पूरी करने लायक है तो वापस भेजता है, जिस क्लाइंट के पास से रिक्वेस्ट आई थी उसको रिप्लाई कर दिया जाता है। अब यहाँ पे क्लाइंट को पहचानने के लिए एक प्रोटोकॉल यूज़ किया जाता है जिसे बोलते हैं IP का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। और इंटरनेट से कनेक्ट होने वाला प्रत्येक कंप्यूटर एक IP प्रोटोकॉल यूज़ करता है और एक यूज़ करता है TCP, यानी कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। तो दोनों एक साथ लिखे जाते हैं, लिखा जाता है TCP और इस प्रकार लिखा जाता है IP। TCP IP एक प्रकार से एक दूसरे के पूरक है। जब तक किसी PC का एड्रेस नहीं होगा तब तक यहाँ पे उसको इंटरनेट में शामिल होने मतलब शामिल होना उसके लिए मतलब पूरा नहीं होगा उद्देश्य उसका। और दूसरा, इंटरनेट से कनेक्ट होने पर फाइल जब ट्रांसफ़र होती है तो TCP यूज़ होता है। तो आप समझ सकते हैं एक दूसरे के पूरक है TCP IP, यानी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल। चलिए आगे चलते हैं। वेब सर्वर के बारे में यहाँ पे लिखा है, आप चाहे तो इसको पढ़ सकते हैं। फिर नेक्स्ट जो है, डिलीट किया हुआ डाटा। मान लीजिए कंप्यूटर है, ठीक है, ये कंप्यूटर है, कंप्यूटर से हमने कोई फाइल को क्या कर दी है, डिलीट। वो हो सकती है 4 GB की, 5 GB की, 1 GB की, 2 GB की, कितनी भी हो सकती है। तो ये डाटा कहाँ जाता है, ये डाटा जाता है रिसाइकल बिन में। ठीक है, रिसाइकल बिन में यहाँ पे हम देख सकते हैं। ठीक, जब रिसाइकल बिन में चला गया मतलब एक आप बोल सकते हैं अपने घर में जो डस्टबिन होता है वो उसी प्रकार कंप्यूटर में एक रिसाइकल बिन होता है। तो ये फाइल चली गई 4 GB की। अब ये डिलीट कहाँ की गई है, D ड्राइव से भी की जा सकती है, C ड्राइव से भी की जा सकती है, या फिर E ड्राइव से भी। अब इनमें से किसी भी जो ड्राइव है उससे हमने फाइल डिलीट की है, मान लीजिए 4 GB की, तो वो डिलीट होकर कहाँ गई, रिसाइकल बिन में। अब इससे तो मान लो 4 GB स्पेस खाली होना चाहिए ना, परंतु रिसाइकल बिन किसका पार्ट है, रिसाइकल बिन कंप्यूटर ही को तो पार्ट है, यानी कि वो कहीं ना कहीं कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है। और जब कंप्यूटर से जुड़ा है तो सिंपल सी बात है हार्ड ड्राइव से भी जुड़ा होगा। तो रिसाइकल बिन में गया है ना डाटा, ना कि बाहर गया है, तो इससे खाली क्यों होगा। तो यहाँ हम देख सकते हैं, देखिए
रिसाइकल बिन जब तक खाली ना हो जाए, यानी कि रिसाइकल बिन में जो डाटा रखा है वो हार्ड डिस्क का ही है, तो हार्ड डिस्क का डाटा कब खाली होगा, फाइनली खाली होगा, रिसाइकल बिन से खाली हो जाएगा था। तो हम इसको एक प्रैक्टिकली भी करके देखते हैं। तो रिसाइकल बिन खाली ना हो जाए तब तक यहाँ पे डी ड्राइव या सी ड्राइव या ई ड्राइव में जो डाटा है वो 4 GB भले ही क्यों ना हो, वो रखा रहेगा इसी में वर्चुअल रूप से, और जब इससे हम डिलीट कर देंगे तो फाइनली हट जाएगा। या चाहे तो हम इसको रिस्टोर भी कर सकते हैं, ठीक है, कट कॉपी करके हम दूसरी जगह ले जा भी सकते हैं। तो हम इसको देखते हैं प्रैक्टिकल करके। हम यहाँ पे ओपन कर लेते हैं हमारा दिस पीसी माय कंप्यूटर, और यहाँ देखिए मैं आपको एक फाइल डिलीट करके दिखाता हूँ। जैसे डी ड्राइव में हम गए और यहाँ पे पेपर फर्स्ट के ए में गए, यहाँ पे यूनिट फर्स्ट आपको दिख रहा है, और यूनिट फर्स्ट की यहाँ पे प्रॉपर्टी अगर देखेंगे हम तो यहाँ आपको देखने को मिलेगी, देखिए 8 GB के आसपास देखने को मिलेगी, ठीक है। पहले तो हम स्पेस देख लेते हैं हमारी डी ड्राइव का। देखिए 105 GB अभी जो है खाली है यहाँ पे, तो हम जब 8 GB हटाएंगे तो 105 GB में से कितना और हो जाएगा, मतलब 8 GB और जोड़ दें तो 13 GB हो जाएगा। तो होना चाहिए ना 13 GB, चलिए देखते हैं। जैसे मान लीजिए ये मैं डिलीट कर देता हूँ, देखिए यहाँ से डिलीट का ऑप्शन आ रहा है, ये मैंने डिलीट कर दिया, हो गया डिलीट यहाँ से यूनिट फर्स्ट, मतलब 8 GB हमारा खाली होना चाहिए। जबकि यहाँ आप देख सकते हैं 105 GB ही दिख रहा है। क्यों दिख रहा है? क्योंकि वो डाटा इसमें से गया नहीं है, वो अभी रिसाइकल बिन में है इसी के पार्ट के रूप में। तो हम चलते हैं डेस्कटॉप पे, और डेस्कटॉप पे हमारे पास में रिसाइकल बिन दिख रहा है। रिसाइकल बिन में हम ओपन करेंगे, देखिए आपके पास में यूनिट फर्स्ट दिख रही है, डिलीट की हुई, कहाँ से डिलीट की, सारी चीज़ें दिख रही। यदि हम यहाँ से राइट क्लिक करते हैं और देखिए रिस्टोर करना, वहीं वापस चला जाएगा। कट करना है तो दूसरी जगह ले जा सकते हैं, डिलीट करना है तो परमानेंट डिलीट हो जाएगा, और प्रॉपर्टी हम देख सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, डिलीट। जैसे ही हम डिलीट करते हैं परमानेंट डिलीट करने का मैसेज आया, ये डिलीट हो गया। और अब हम चलते हैं कहाँ पे, डी ड्राइव में। आप देखिए यहाँ पे 105 GB से कितना हो गया, 113 GB। यानी कि आप समझ गए होंगे कि जब रिसाइकल बिन से हम डाटा हटाएंगे तो फाइनली डिलीट किया हुआ डाटा हट जाता है और स्पेस हमारा खाली बचता है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हुई, ठीक है। वापस चलते हैं हमारे पीपीटी में। ये देख रहा है आपको रिसाइकल बिन किसका पार्ट है, ये कंप्यूटर ही के पार्ट है। यानी कि अगर सी ड्राइव से आप डाटा डिलीट करते तो वो इसमें जाएगा, डी ड्राइव से आप डाटा डिलीट करते तो वो इसमें जाएगा, या कोई अन्य ड्राइव से आप डिलीट करते तो वो इसमें ही जाएगा, ठीक है। और हटेगा कब, जब इससे फाइनली हट जाएगा, जब कंप्यूटर से वो खाली स्पेस दिखेगा। ये रिसाइकल बिन के बारे में आप यहाँ पे देख सकते हैं, सारी चीज़ें कहाँ पे स्टोर होती है, रिसाइकल बिन में जब डिलीट की होती। अच्छा, एक चीज़ और है, जब आप कीबोर्ड से शिफ्ट के साथ में डिलीट, जो कीबोर्ड में डिलीट बटन है, शिफ्ट की के साथ में अगर डिलीट बटन दबाते हैं तो वो रिसाइकल बिन में नहीं जाएगा, वो कहाँ जाएगा, सीधे डिलीट हो जाएगा। तो ये भी आप क्लिक मतलब यहाँ पे अपना सकते हैं, परंतु शिफ्ट के साथ डिलीट करने से पहले ध्यान दें कि वो डाटा आपके लिए काम का तो नहीं है, नहीं तो बाद में वो वापस नहीं आएगा। रिसाइकल बिन से तो आप रिस्टोर कर सकते हैं, परंतु शिफ्ट के साथ डिलीट करोगे तो वो वापस नहीं आएगा। चलिए आगे देखते हैं। एक स्प्रेडशीट में एक बयान, यानी कि इसको हम बोलेंगे स्टेटमेंट, ठीक है। स्प्रेडशीट का मतलब होता है एक्सेल, ठीक है। एक्सेल में एक जो वर्क शीट होती है, स्प्रेडशीट होती है, उसमें स्टेटमेंट जिसके द्वारा हम गणना करते हैं मतलब कैलकुलेशन करते हैं। और कैलकुलेशन करने का काम एक्सेल में ओनली एक चीज़ करती है, या तो फॉर्मूला के द्वारा किया जाता है या तो फिर फंक्शन के द्वारा। तो यहाँ पे हमारे पास में आंसर क्या है, फॉर्मूला, या फंक्शन भी रहता तो भी चलता। अब रेफरेंस जो रहता है किसी चीज़ का एड्रेस होता है, यानी कि यदि हम सेल के एड्रेस को लिखते हैं उसको रेफरेंस बोलते हैं। आर्गुमेंट होता है किसी जो फंक्शन है उसके अंदर जो पैरामीटर पास किया जाता है, पैरामीटर मतलब फंक्शन के अंदर वेरिएबल लेना और वेरिएबल को वैल्यू देना, यानी कि आर्गुमेंट कहलाते हैं। तो आप यहाँ ध्यान दे सकते हैं जो फॉर्मूला है या फंक्शन है कैसे लगाते हैं। मान लीजिए एक्सेल है, यहाँ पे हमने वैल्यू लिखी किसी भी सेल में, ये देखिए हमने लिख दिए 4 वैल्यू। अब जब हम फंक्शन लगाना चाहते हैं तो हमको शुरू करना पड़ता है इक्वल के साइन से, और फंक्शन का नाम और ब्रैकेट शुरू करके जो कंप्लीट सेल है उनकी रेंज लिखना पड़ता है, एक प्रकार से रेफरेंस लिखना पड़ता है, और एंटर करेंगे तो इन सब का टोटल हमको दिख जाएगा। और ये जो फंक्शन या फॉर्मूला लगाते हैं वो कहाँ दिखता है, एक और जगह ये फॉर्मूला बार में दिखता है, जिसमें 2 पार्ट होते हैं। एक तो नेम बॉक्स होता है, आप देखें इस साइड ये नेम बॉक्स होता है, और ये आपको फॉर्मूला या फंक्शन का बॉक्स देखने को मिलता है, जहाँ पे अगर आप फंक्शन लगाते हैं तो वहाँ पे फंक्शन दिखेगा, और यदि आप फंक्शन नहीं लगाते तो वहाँ पे कोई आपको वैल्यू दिखेगी जो भी आपने टाइप किए हो, ठीक है। यहाँ पे एक्सेल के फॉर्मूला के बारे में यहाँ पे दिया है, जोड़ घटाना, डेट एंड टाइम, बहुत सारे प्रकार के हो सकते हैं, इक्वल के साइन से ही शुरू होते हैं। फंक्शन के प्रयोग करने के लिए देखिए यहाँ पे इक्वल लगाते हैं और उसके बाद हम फंक्शन का नाम, फिर आपको आर्गुमेंट लिखना पड़ता है। और मीनू के द्वारा अगर इंसर्ट करना है तो आप देखिए डायरेक्ट फंक्शन में जाए, वैल्यू रेफरेंस सेलेक्ट करके और ओके बटन पर क्लिक करते तो ऑटोमेटिक वहाँ पे ले लेगा, ठीक है। इतने प्रकार के फंक्शन देखने को मिलते हैं। मैथ्स और स्ट्रिंग फंक्शन देखने को मिलता है, डेट एंड टाइम फंक्शन, टेक्स्ट फंक्शन,
फाइनेंशियल, इसके अलावा लॉजिकल फंक्शन, स्टैटिकली यानी कि सांख्यिकी, लुकअप और रेफरेंस से रिलेटेड फंक्शन देखने को मिलते हैं। ठीक है, इन सभी को देख लेते हैं। एक बार मैं लगा के बताता हूँ आपको। एक्सेल में चलते हैं। एक्सेल में जब हम गए न्यू वर्कशीट हम बनाते हैं तो यहाँ देखिए, यहाँ हम लिख देते हैं, जैसे हमने लिखे ये बहुत सारे वैल्यू लिख देते हैं। ठीक है, इन सभी को जोड़ना है तो इक्वल का साइन लगाएंगे और SUM यानी कि सम लगाएंगे, ब्रैकेट स्टार्ट होता है और यहाँ पे देखिए ये कॉलम होता है और ये होती है रो। तो कॉलम और रो मिलकर क्या बनाते हैं, एक सेल का एड्रेस बनाते हैं, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है बॉक्स। तो इस सेल का एड्रेस क्या बनेगा, B2। तो यहाँ पे हम लिख देंगे B2 और बीच में हम लगाते हैं कॉलन का निशान और लास्ट में देखिए लास्ट सेल का एड्रेस यानी कि B वाले कॉलम में B5। देखिए 50 कहाँ लिखा, B5 में, तो B5 हमने लिखे और ब्रैकेट बंद करके एंटर कर दिए। जब आप देखोगे यहाँ तो यहाँ टोटल मिलेगा और टोटल कहाँ मिलता है और एक फार्मूला बार में भी मिलता है। ठीक है, तो इस प्रकार आप ध्यान में रख सकते हैं फार्मूला या फंक्शन को। अगला क्वेश्चन है, किसी रिलेशनल डेटाबेस में दी गई जानकारी को खाली स्थान यानी कि ब्लैंक में स्टोर किया जाता है, संग्रहित किया जाता है। तो मैं रिलेशनल डेटाबेस की अगर बात करूं तो रिलेशनल डेटाबेस पहले समझ लेते हैं। रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसे हम बोलते हैं RDBMS। पहले तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम समझते। DB मतलब होता है डेटाबेस, यानी कि किसी जानकारी को या किसी कंपनी के जो डाटा है उसको व्यवस्थित तौर पे मैनेज करना। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, डेटाबेस, है ना। और किसी सॉफ्टवेयर के द्वारा मैनेज करना यानी कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। और उसी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को अगर रिलेशनल तौर पे मैनेज किया जाए तो उसे बोलते हैं रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, और ये मॉडल बहुत सारे हो सकते हैं। नेटवर्क मॉडल हो सकता है, ओप्स मॉडल हो सकता है, रिलेशनल मॉडल, ये अलग अलग प्रकार के होते हैं। ठीक है, हायरार्की मॉडल भी हो सकता है। और एक डेटाबेस में डेटा टेबल में स्टोर होता है। अब टेबल क्या होता है, टेबल आप इस प्रकार समझ सकते हैं, रो और कॉलम से मिलकर जो बनता है उसको हम टेबल बोलेंगे। अब रिलेशनल क्यों बोला जा रहा है, रिलेशनल इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि प्रत्येक टेबल जो हमने डेटाबेस बनाया है उसमें प्रत्येक टेबल एक दूसरे टेबल से किसी न किसी की के माध्यम से, जैसे यहाँ देखिए एम्प्लॉय ID आपको देखने को मिल रही। तो यहाँ एम्प्लॉय ID क्या है, एक यूनिक आइडेंटिटी हमने दे दी है, इसको बोलते हैं प्राइमरी की। अब क्योंकि इसी से इसको पहचाना जाएगा। ठीक है, और दूसरे टेबल में अगर बात करें सेल्स में तो एम्प्लॉय ID यहाँ पे सेकेंडरी यानी कि फॉरेन की बन गई है। फॉरेन की का मतलब जो पहले में प्राइमरी की थी वो दूसरे में जाकर क्या बन गई, सेकेंडरी यानी फॉरेन की। ठीक है, इसमें दूसरी सेल्स ID जो है प्राइमरी की देखने मिली। तो यहाँ पे जब हम एम्प्लॉय ID में कोई डाटा फिल करेंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिक वो कनेक्ट हो जाएगा, यानी कि जब यहाँ से हम सेल करेंगे तो एम्प्लॉय से किस एम्प्लॉय ने सेल किया है तो उसके अनुसार यहाँ पे डाटा फीड हो जाएगा, यानी कि प्रत्येक टेबल एक दूसरे टेबल से आपस में कनेक्ट है, इसलिए इसको रिलेशनल बोला जाता है। ठीक है, और यह टेबल के फॉर्म को बिना बदले हुए सभी तरीके से डाटा को एक्सेस कर सकते हैं, यानी कि एक टेबल दूसरे टेबल से जुड़ा है। रिलेशनल डेटाबेस में प्रयोग किया गया सॉफ्टवेयर रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के नाम से जाना जाता है, यानी कि RDBMS के नाम से जाना जाता है। रिलेशनल डेटाबेस, ये देखिए हमने देखे यहाँ पर रिलेशनल डेटाबेस बहुत ही पावरफुल होता है और इसमें डाटा को डाटाबेस में स्टोर करना और इसे ऑपरेट करना काफ़ी आसान होता है। ठीक है, और इस प्रकार की सुविधा उपलब्ध कराने वाले जैसे MS एक्सेस है माइक्रोसॉफ्ट का, MySQL है स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट का। इसके अलावा जो है ओरेकल भी हमको देखने को मिलता है। ये सभी जो है RDBMS की फैसिलिटी प्रोवाइड करने वाले डेटाबेस सॉफ्टवेयर है। ठीक है, अगला देखते हैं। इनमें से यहाँ आंसर हमने देखिए आंसर तो आपको समझ में आ गया होगा, टेबल है। इनमें से कौन सा पोर्टेबल कंप्यूटर के रूप में नहीं माना जाता, तो हम ऑप्शन देख लेते। जैसे टैबलेट है, तो टैबलेट हमारे पास में देखें तो यहाँ देखिए हम क्वेश्चन देख लेते। जैसे आपको ये टैबलेट दिख रहा है, तो टैबलेट एक आप पोर्ट कर सकते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं। ये जो पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट है ये भी मोबाइल टाइप का डिवाइस है। उसके मतलब इसके पहले बहुत तरीके से यूज़ किया जाता था, हैंड हेल्ड है। ठीक है, और इसके अलावा हम जो है लैपटॉप को भी कैरी कर सकते हैं एक जगह दूसरी जगह पर। ये देखिए आप जो बहुत सारे पार्ट में दिख रहा है इसको बोलते हैं पर्सनल कंप्यूटर यानी डेस्कटॉप। तो डेस्कटॉप को एक जगह दूसरी जगह कैरी करना काफ़ी कठिन होता है, तो इसलिए पोर्टेबल डेस्कटॉप नहीं होते हैं। ठीक है, चलिए एक एक करके सबके बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलता है, एक CPU देखने को मिलता है, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस या अदर कोई डिवाइसेस है, तो वो सारी चीज़ मिलकर यहाँ पे डेस्कटॉप बनाते हैं और एक टेबल पर रखे रहते हैं, इसलिए डेस्कटॉप बोला जाता है पर्सनल कंप्यूटर। पर्सनल कंप्यूटर के अंतर्गत लैपटॉप भी देखने को मिलते हैं। तो लैपटॉप आप देख सकते हैं इस प्रकार से ब्रीफकेस टाइप का छोटा सा, जो कि एक जगह दूसरी जगह ले जा सकते हैं। एलन की के द्वारा देखिए यहाँ पर जेरोक्स पेलो एल्टो रिसर्च सेंटर में काम करते थे, जो 1970 में इन्होंने नोटबुक का नाम दिया इसको, लैपटॉप को। ठीक है, और सबसे पहला लैपटॉप डिज़ाइन किया गया था
यहाँ पे देख सकते हैं 1979 में विलियम मॉग्रिस के द्वारा, ठीक है, जो कि ग्रीस सिस्टम कॉरपोरेशन में काम करते थे। फिर 1983 की बात करें तो गैबरिन ने एक लैपटॉप कंप्यूटर प्रोड्यूस किया जो कि 64 किलोबाइट मेमोरी वाला था, मतलब सबसे पहले अगर बात करें यहाँ से, और MS DOS ऑपरेटिंग सिस्टम उसमें चलता था। टच पैड था, माउस जो कि आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है, पोर्टेबल प्रिंटर भी था, और इसका जो वेट था 9 IB के आसपास था। ये तो बात हो गई लैपटॉप की। अब बात करते हैं टैबलेट की। टैबलेट, आईपैड या कुछ भी हो सकता है जो कि हम देख सकते हैं कहीं भी लैपटॉप कंप्यूटर के जैसे काम करते हैं। डिजिटल पेन इसमें हम यूज़ कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे विंडोज़ यूज़ किया जा रहा है, आज की डेट में एंड्रॉयड इसमें यूज़ किया जाता है। स्टाइलिश पेन होता है, ठीक है, कुछ माइक्रोफोन के द्वारा हम सीधे बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, कीबोर्ड, मॉनिटर, सारी चीज़ इसमें देखने को मिलती है एक स्क्रीन पर। अगली बात करें PDA की, जिसे हम पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट बोलते हैं। हैंड हेल्ड डिवाइस यानी कि हाथ में हम संभाल सकते हैं आसानी, छोटे से कैलकुलेटर, कैमरा, सेलफोन, म्यूजिक प्लेयर, ये सारी चीज़ इसमें देखने को मिलती है। जैसे आज की डेट में मोबाइल देखने को मिलता है, इसमें भी एक पेन का यूज़ किया जाता है स्क्रीन पर लिखने के लिए। एक है रैम की बात की जा रही है, तो रैम क्या है? रैम में डेटा इकट्ठा होता है कैसे, स्टोर होता है कैसे, तो मैं बताता हूँ। एक प्राइमरी मेमोरी होती है और एक होती है सेकेंडरी कंप्यूटर की। तो ये जो होती है वॉलेटाइल मेमोरी होती है। वॉलेटाइल का मतलब होता है अस्थायी मेमोरी, यानी कि जब तक जो इलेक्ट्रिसिटी है वो यहाँ पे चलेगी कंप्यूटर में तब तक इसमें डाटा स्टोर रहेगा, नहीं तो वो इरेज हो जाएगा, ठीक है। और जब हम परमानेंट सेव कराना चाहते हैं तो हम कहाँ ले जाते हैं? सेकेंडरी, यानी कि हार्ड डिस्क की बात करें, ठीक है। हार्ड डिस्क है, मेमोरी जो भी रहती है हमारी, जैसे SSD हो सकता है या फिर पेन ड्राइव हो सकती है, मेमोरी कार्ड हो सकता है, तो ये जो है परमानेंट यहाँ पे सेव कराने का काम करती है, जो कि हमारी कौन सी रहती है? सेकेंडरी डिस्क। तो प्राइमरी के अंतर्गत रैम आती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रैम जो है कब तक डाटा रखेगी? जब तक कि पावर है, यानी कि यहाँ सेकेंड ऑप्शन इज ओनली देयर वाइल द पावर इज ऑन, यानी कि जब तक इसमें पावर ऑन है कंप्यूटर में तब तक इसमें डाटा स्टोर रहेगा, अन्यथा डाटा डिलीट हो जाएगा, क्योंकि ये वॉलेटाइल मेमोरी यानी कि अस्थायी मेमोरी है। और नॉन वॉलेटाइल का मतलब होता है स्थायी, ठीक है। देखिए रैम के बारे में आप देख भी सकते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी एक टेम्परेरी मेमोरी है, ठीक है, और कीबोर्ड से इनपुट डिवाइस में दिया जाता है तो भी यहीं स्टोर होता है, CPU प्रोसेस करता है तो भी यहीं स्टोर होता है, नहीं वर्किंग मेमोरी एक प्रकार से बोल सकते हैं। और इसकी कैपेसिटी देखें तो देखिए 4 MB शुरू हुई थी और अभी हम देख सकते हैं बहुत सारे प्रकार में देखने को मिलती है। अभी तो आपको 16 GB रैम वाले कंप्यूटर, लैपटॉप भी देखने को मिलेंगे, ठीक है, 8 GB 16 GB वाले। तो दो प्रकार की होती है, एक डायनेमिक होती है जिसमें डाटा जल्दी जल्दी इरेज होता है रिफ्रेश करने के दौरान, और स्टैटिक रैम थोड़ा देर से यहाँ पे डिलीट होता है। तो हालांकि दोनों में डिलीट होता है पर दोनों का प्रोसेस थोड़ा कम ज़्यादा है। रैम के कुछ और प्रकार आप देख लीजिए, दो तो हमने देख लिए यहाँ पे। देखिए DDR होता है, DDR यानी कि डबल डेटा रेट रैम होती है, फिर DDR2 यानी डबल डेटा रेट 2 रैम होती है, फिर 3, फिर 4। अभी वर्तमान में कौन सी चल रही है? डबल डेटा रेट 4 रैम आपको देखने को मिलेगी वर्तमान के कंप्यूटर, लैपटॉप में। चलिए अगला देखते हैं, दिए गए विकल्पों में से कौन सी मेमोरी चिप नहीं है। तो देखिए सीमोस जो है, सीमोस एक मेमोरी है जो सीमोस बैटरी के द्वारा चलती है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, जिसके अंतर्गत बायोस से जो भी है ऑपरेटिंग सिस्टम को कैसे लोड करना है, या मेन मेमोरी में ऑपरेटिंग सिस्टम को कैसे लोड करना है, उसके सबके इंस्ट्रक्शन या क्रम कहाँ दिए रहते हैं? सीमोस मेमोरी में, जो कि सीमोस बैटरी या सेल से चलती है। और ये सेल आपको 2-3 साल बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर ये बदल जाता है यानी कि ये ख़राब हो जाता है तो आपकी डेट एंड टाइम या जो स्टार्ट होने का सीक्वेंस है, बूट सीक्वेंस, वो सारी चीज़ें यहाँ पे चेंज देखने को मिलती है। तो ये तो हो गई चिप। एक और हम देखें तो यहाँ रैम भी एक प्रकार की चिप है, मतलब एक मेमोरी है जो क्या करती है? रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसके बारे में अभी हमने पढ़े हैं। रोम रीड ओनली मेमोरी, ये भी एक प्रकार की प्राइमरी मेमोरी है जो कि स्थायी रूप से बायोस को स्टोर करके रखती है। तो ये तो 3 हमारे आंसर नहीं होंगे। आस्की एक कोड है, ठीक है, तो कोड है तो यहाँ पे हम उसी का आंसर देखेंगे। देखिए चिप ये नहीं है, ये तो एक कोड है, तो 3 हमारी चिप हो गई, एक कोड हो गया। और आस्की को जो पूरा रूप से अगर देखें तो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज इसको बोला जाता है, शॉर्ट मतलब फुल फॉर्म में, और शॉर्ट फॉर्म में इसको आस्की बोला जाता है, ठीक है। और हमारे पास में देखिए नोटपैड जो है, नोटपैड आप देखे होंगे एक टेक्स्ट एडिटर है जो कि इसी फॉर्मेट को फॉलो करता है, ठीक है, इसी फॉर्मेट को फॉलो करता है आस्की, ठीक, आस्की कोड को, क्योंकि उसमें एक को फॉर्मेट करेंगे सभी फॉर्मेट हो जाते हैं। कंप्यूटर केवल संख्याओं को समझ सकता है और आस्की कोड अक्षरों को नंबर्स में प्रेजेंट करते हैं। 8 बिट में जो कोड है, कोड में 256 स्लॉट्स में अक्षरों, संख्या और अन्य जो भी वर्ड्स होते हैं उनको असाइन करता है। आस्की डेसिमल नंबर बाइनरी से बनाई गई भाषा है जो कि कंप्यूटर की प्रमुख भाषा है। जैसे हम यहाँ देख सकते हैं, देखिए ये बाइनरी है
और बाइनरी को डेसिमल कैसे बनाएंगे इससे। तो यह इसकी फॉर्मेट आपको देखने को मिलेगा। 19 ये देखिए 193 में X3 समिति AS यानी कि अमेरिकन स्टैंडर्ड एसोसिएशन के एक भाग के द्वारा विकसित और प्रकाशित किया गया था। आज के स्टैंडर्ड को पहले ASA X3.4-1963 के रूप में प्रकाशित किया गया था। ठीक है, तो आज के आप समझ गए कोड है। पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC। ठीक है, ENIAC बोले तो जो एक फर्स्ट जनरेशन में जो कंप्यूटर यूज़ किया गया था सबसे पहले, जिसमें कि वैक्यूम ट्यूब यूज़ किया गया था। बहुत बड़े आकार के हुआ करते थे, एक बिल्डिंग के आकार के। तो ये किसने डिज़ाइन किया था? तो ये डिज़ाइन करने वाले का नाम था JP एकर्ट यानी J प्रेस्पर एकर्ट और JW मुचली यानी जॉन W मुचली। इनके द्वारा इसको जो है डिज़ाइन किया गया था और फर्स्ट जनरेशन का ये कंप्यूटर आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो आप ENIAC के बारे में देख सकते हैं। देखो कितना बड़ा कंप्यूटर आपको देखने को मिलता है, जो कि 1946 में अमेरिकी वैज्ञानिक थे JP एकर्ट और जॉन W मुचली। इनके द्वारा जो है प्रथम पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर के रूप में इसका आविष्कार किया गया था। ठीक है, और इसका नाम ENIAC दिया गया है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर इसका पूरा नाम है, आप ध्यान रख सकते हैं। इसके अलावा कुछ और ऑप्शन है, जैसे जोसेफ जैकार्ड के द्वारा क्या बनाया गया था? जैकार्ड लूम बनाया गया था, जो कि कपड़ा बुनने वाली मशीन आप यहाँ पे देख सकते हैं। 1801 में फ्रांसीसी बुनकर थे। ठीक है, और ये पंच कार्ड पर चित्रों की जो उपस्थिति है अथवा अनुपस्थिति द्वारा धागों को निर्देशित करता था। फिर एडवैक, ये देखिए बॉन न्यूमैन जो वैज्ञानिक है उनके द्वारा एडवैक बनाया गया। एडवैक को बोला जाता है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। तो ये देखिए प्रोग्राम में देखिए ENIAC कंप्यूटर में प्रोग्राम में परिवर्तन कठिन था और उसी से निपटने के लिए इसका सॉल्यूशन के रूप में ये स्टोर्ड प्रोग्राम की अवधारणा पर काम करता था एडवैक। तो ये तो बात हो गई, हमारे यहाँ पे कुछ क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं। इसके बाद जो बाकी के क्वेश्चन हम अगले पार्ट में लेकर आएंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो आप जो है आगे तक भी इसको दूसरों तक भी पहुँचाने का इसको काम कर सकते हैं। यदि कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।